रुकिए, एक सेकंड के लिए सोचिए। अगर आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त, वो जो आपके हर राज जानता हो, जो आपके घर की चाबी रखता हो, जो आपके साथ काम करता हो, अगर वो दुश्मन निकले तो आपको कैसे पता चलेगा? शायद पता ही न चले। 9 साल तक एक आदमी CIA के सबसे संवेदनशील कमरों में बैठा रहा, फाइलें पढ़ता रहा, बैठकों में हिस्सा लेता रहा, अमेरिका के दुश्मनों को पकड़ने की योजनाएं बनाता रहा और हर रात उन्हीं योजनाओं को, उन्हीं नामों को, उन्हीं राजों को मॉस्को भेजता रहा। दर्जनों अमेरिकी जासूस पकड़े गए, उन्हें पूछताछ के दौरान बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, फांसी दी गई और CIA को समझ नहीं आया क्यों? क्योंकि जवाब वहीं था, उन्हीं के बीच, उन्हीं की मेज पर बैठा हुआ। उसका नाम था आल्ड्रिच आमेस और यह उसकी कहानी है। वाशिंगटन DC 1994, सर्दी की एक सुबह। FBI के एजेंट्स एक साधारण से घर के बाहर खड़े हैं। अंदर एक आदमी है, सूट पहने, कॉफी पीते हुए, बिल्कुल शांत। वो आदमी CIA का काउंटर इंटेलिजेंस चीफ है, अमेरिका का सबसे भरोसेमंद जासूस। लेकिन जो FBI जानती है और जो आज पूरी दुनिया जानेगी, वो ये है कि इस आदमी ने 9 साल तक अपने ही देश को बेचा। दर्जनों अमेरिकी एजेंट्स की मौत का जिम्मेदार यही शख्स है। इसका नाम है आल्ड्रिच हेजन आमेस। यह कहानी सिर्फ एक गद्दार की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो अंधा हो गया था, एक ऐसी खुफिया एजेंसी की जो खुद अपने घर में बैठे दुश्मन को नहीं पहचान पाई, और एक ऐसे इंसान की जिसने पैसे के लिए इंसानियत बेच दी। 1941 में विस्कॉन्सिन में पैदा हुआ आल्ड्रिच आमेस एक साधारण बच्चा था। पिता CIA में काम करते थे। बचपन से ही खुफिया दुनिया की झलकियां मिलती रहीं। महज 21 साल की उम्र में आमेस खुद CIA में भर्ती हो गया। शुरुआत में वो एक मेहनती, होनहार अफसर था। उसे भरोसा दिया गया, जिम्मेदारियां दी गईं। धीरे धीरे वो CIA की सबसे संवेदनशील शाखा सोवियत काउंटर इंटेलिजेंस का हिस्सा बन गया। लेकिन भीतर से आमेस टूट रहा था। 1970 के दशक में उसकी पहली शादी टूट गई। पैसों की तंगी थी, कर्ज था, एजेंसी में तरक्की उतनी नहीं हो रही थी जितनी वो चाहता था। एक घमंडी, निराश और आर्थिक रूप से डूबा हुआ आदमी, यही वो एम्स था जो 1981 में मेक्सिको सिटी पोस्टिंग पर गया। और वहीं उसकी मुलाकात हुई रोजारियो कासास डुपुई से, एक कोलंबियाई महिला जो ऐशो आराम की आदी थी। रोजारियो से शादी करने के लिए एम्स को पैसों की जरूरत थी, बहुत सारे पैसों की। अप्रैल 1985, वॉशिंगटन DC के एक रेस्टोरेंट में एम्स ने सोवियत एम्बेसी के एक अधिकारी से मुलाकात की। उसने एक लिफाफा दिया जिसमें CIA के कुछ दोहरे एजेंट्स के नाम थे। बदले में उसे मिले $50,000 नकद। उस एक मुलाकात ने इतिहास बदल दिया। KGB को जब पता चला कि यह आदमी CIA का काउंटर इंटेलिजेंस अफसर है, तो मॉस्को में जश्न मना। यह उनके लिए सोने की खान थी और एम्स के लिए ये बस शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में एम्स ने जो किया वो सोचकर भी रूह कांपती है। उसने CIA और FBI के लिए काम करने वाले सोवियत एजेंट्स की पूरी सूची KGB को सौंप दी। दर्जनों नाम, दर्जनों चेहरे, दर्जनों जिंदगियां। मॉस्को में उन एजेंट्स को एक एक करके गिरफ्तार किया जाने लगा। जेनादी स्मेतानिन, सर्गे मोटोरिन, दिमित्री पोलियाकोव जो 30 साल से CIA के लिए काम कर रहा था, और न जाने कितने और। इनमें से अधिकतर को फांसी दे दी गई। सोवियत जेलों की अंधेरी कोठरियों में बिना किसी को बताए, बिना किसी मुकदमे के, CIA को समझ नहीं आ रहा था कि उनके नेटवर्क अचानक क्यों ध्वस्त हो रहे हैं। एक के बाद एक एजेंट पकड़ा जा रहा था। ऑपरेशन फेल हो रहे थे, लेकिन शक किस पर करें? CIA के भीतर एक आंतरिक जांच शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, कोई बोला शायद सोवियत खुफिया इतनी तेज हो गई है, और कुछ ने सोचा शायद हमारे बीच ही कोई गद्दार है। लेकिन वो गद्दार इन्हीं जांचों में बैठा था। आमेस खुद उन बैठकों में हिस्सा लेता था जहां उसके द्वारा किए गए नुकसान का आकलन हो रहा था। वो सुझाव देता था, विश्लेषण करता था और हर शाम घर लौटकर KGB को रिपोर्ट करता था। इस दौरान उसकी जिंदगी बाहर से देखने पर बेहद सामान्य लगती थी, लेकिन भीतर से वो डूब रहा था पैसों में। एम्स ने वॉशिंगटन DC के उपनगर आर्लिंगटन में $5,000-40,000 का घर खरीदा नकद। उसने एक जगुआर कार खरीदी। रोजारियो के क्रेडिट कार्ड बिल महीने में लाखों डॉलर के आते थे। कोलंबिया में उसकी सास के लिए घर बनवाया गया। महंगे रेस्टोरेंट, डिजाइनर कपड़े, विदेश यात्राएं। एक CIA अफसर जिसकी तनख्वाह $60-70,000 सालाना थी, वो इतना कहां से खर्च कर रहा था? CIA के कुछ सहयोगियों ने सवाल पूछे। एम्स ने जवाब दिया, रोजारियो के परिवार से पैसे आए हैं, कोलंबिया में उनकी जमीन जायदाद है। और CIA ने मान लिया, जांच नहीं की, दस्तावेज नहीं मांगे, एक सरसरी निगाह डाली और आगे बढ़ गए। यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, यह एक संस्थागत अंधापन था। 1986 में एम्स रोम, इटली पोस्टिंग पर चला गया। वहां भी उसने KGB से मुलाकातें जारी रखी। साल में 2-3 बार वो अपने KGB हैंडलर से मिलता, हर बार नई जानकारी देता, हर बार नया पैसा लेता। 9 साल में उसे कुल मिलाकर $21 लाख से ज्यादा मिले। 1989 में वो वापस वॉशिंगटन आया। CIA में उसे एक नई और महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिली। वही काउंटर इंटेलिजेंस, वही संवेदनशील फाइलें, वही राज, और वो रात को उन्हें KGB को परोसता रहा। लेकिन 1991 में कुछ बदला।
सोवियत संघ टूट गया। केजीबी के कई अधिकारी अब पश्चिमी देशों से संपर्क कर रहे थे। कुछ जानकारियां बाहर आने लगी। सीआईए में एक नई जांच टीम बनी जिसका नाम था स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस यूनिट। इस टीम में थी 2 महिला अफसर, जॉन वेटेफोई और सैंडी ग्राइम्स। इन्होंने वो काम किया जो बरसों से कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने डेटा खंगाला, तारीखें मिलाई, एमएस की हर उस सोवियत अधिकारी से मुलाकात का रिकॉर्ड निकाला और देखा कि उसके अगले दिन या उसी हफ्ते सीआईए का कोई न कोई एजेंट सोवियत संघ में पकड़ा गया था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार यह इत्तेफाक नहीं था। फिर उन्होंने एमएस के बैंक रिकॉर्ड देखे, नकद जमा, बड़े बड़े भुगतान, घर की खरीद, गाड़ी और वो सब कुछ जो एक सरकारी अफसर की तनख्वाह से कभी मुमकिन नहीं था। जैन वेटेफोई ने अपनी डायरी में लिखा, हमें मिल गया। 1993 में एफबीआई को केस सौंप दिया गया। एफबीआई ने एमएस पर निगरानी शुरू की, उसके कूड़ेदान से कागजात निकाले, उसके कंप्यूटर को ट्रैक किया, उसकी कार में जीपीएस लगाया और एक दिन उन्हें वो मिल गया जिसकी जरूरत थी। एमएस के घर की तलाशी में मिले केजीबी के हैंड रिटन नोट्स, मिले साइफर कोड्स, मिली वो फाइलें जो कभी सीआईए से बाहर नहीं जानी चाहिए थी। 21 फरवरी 1994 को जब एमएस अपनी गाड़ी से निकल रहा था, एफबीआई ने उसे घेर लिया। एजेंट्स ने कहा, अल्ड्रिच एम्स, आप गिरफ्तार हैं। एम्स ने कोई नाटक नहीं किया, कोई चीख पुकार नहीं। वो बस खड़ा रहा शांत, जैसे उसे पता था कि यह दिन आएगा। बाद में पूछताछ में जब उससे पूछा गया कि उसने ये क्यों किया, तो उसका जवाब था, पैसों के लिए, बस इतना। कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं, कोई गहरी दुश्मनी नहीं, सिर्फ पैसा। अदालत में आमिस ने गुनाह कबूल किया। सरकार के साथ एक समझौते के तहत उसकी पत्नी रोजारियो को 5 साल की सजा हुई, क्योंकि वो भी जानती थी। और आल्ड्रिच आमिस को मिली उम्र कैद, बिना पैरोल के। वो आज भी जेल में है। हम अक्सर जासूसी को एक रोमांचक खेल समझते हैं। पर्दे पर बंदूकें चलती हैं, कारें दौड़ती हैं और हीरो बच जाता है। लेकिन असली दुनिया में जासूसी का मतलब होता है इंसान, उनकी जानें, उनके परिवार। और जब कोई उस भरोसे को तोड़ता है तो वो सिर्फ एक देश को नहीं, इंसानियत को धोखा देता है। एल्ड्रिच एम्स ने एक बार किसी को बताया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना आसान होगा। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि जब गद्दारी आसान हो जाती है और भरोसा अंधा है, तो कोई भी दुश्मन बन सकता है, कोई भी। यहाँ तक कि वो इंसान जो आपके सबसे करीब बैठा हो, आपकी फाइलें पढ़ता हो, आपके राजों का रखवाला हो। एल्ड्रिच एम्स की कहानी सिर्फ सीआईए की नाकामी की कहानी नहीं है। यह उस इंसानी कमजोरी की कहानी है जो पैसे के लिए, आराम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ बेच देती है। और उस संस्थागत घमंड की जो यह मानने से इनकार करता है कि दुश्मन भीतर भी हो सकता है। जब सीआईए का वो दरवाजा बंद हुआ और एम्स हथकड़ियों में चला गया, तो उस दिन जो मरे हुए एजेंट थे वो फिर से मरे, क्योंकि न्याय तब मिला जब बहुत देर हो चुकी थी।